आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आगे के क्लास में भी इसका ज़बरदस्त यूज होता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा। सबसे पहली बात आता है कि बच्चों कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप 9 क्लास में जैसे पढ़े होंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप के इक्वेशन आप देखे होंगे। तो ये इस टाइप का जो इक्वेशन जो होता है इसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल की संख्या 2 है। यहाँ पे एक ठो x है और दूसरा क्या है, y है। ये x और y हमारा वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि 9 क्लास में पढ़ना था। 10th क्लास में हम लोग को क्या करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो एक जोड़ा है ना, तो एक जोड़ा हम लोग को लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अगर एक ठो लीनियर इक्वेशन होता था जिसमें 2 वेरिएबल होता था तो इस टाइप का दिखता था। हमारे पास क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पेयर मतलब इस टाइप का 2 ठो होना चाहिए, मतलब एक जोड़ा जिसको कहते हैं, एक जोड़ा में 2 ठो होना चाहिए, 2 ठो क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो 2 इक्वेशन में देखिए, एक इक्वेशन ये वाला है और एक इक्वेशन इसको दूसरा कह दिए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन जो है बच्चों वो आप देख सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक साथ, इसको इकट्ठा दोनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे, ये कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे इक्वेशंस को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप भी पूरा लिखिएगा या तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वहाँ जहाँ पे क्या होता है, वेयर जो हमारा e1 है ना, फिर a2 है, b1 है, b2 है, c1 और c2, ये क्या कहलाता है, ये सब बच्चों कहलाता है कांस्टेंट्स। ऑल आर कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो होगा वो हमारा रियल नंबर होगा। वो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। और रियल नंबर में लगभग हमारे सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर मुझे इस टाइप का इक्वेशन दिखाई दे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये दोनों का जो एक जोड़ा इक्वेशन होता है उसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और जहाँ पे एक्स वाई हमारा वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल कौन कौन सा है, तो वेरिएबल हमारा x और y हमारा वेरिएबल है। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऑल आर क्या कहलाएगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। आगे जानते हैं अब a1 b1 और c1। तो c1 c2 ये हमारा कांस्टेंट है और a1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखें a1, फिर लिखें a2, फिर इधर लिखें b1 और इधर लिखें b2, और ये होता है c1 और ये होता है c2। ये ध्यान रखिएगा कि a1 हम उसी का नाम दिए हैं जो x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये भी है इन सेकेंड इक्वेशन। b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है इन फर्स्ट इक्वेशन, और ये भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। c1 कहलाता है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है, और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा, और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर गुणा के रूप में है या प्रोडक्ट के रूप में है, उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे हम लोग को क्या जानना है, जैसे कि अगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि जैसे अगर एक वेरिएबल होता था, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी एक इक्वेशन जो होता था जिसमें हम लोग इसको कहते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये रिप्रेजेंट करता था स्ट्रेट लाइन, माने कि इसका जो ग्राफ बनता था वो क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता था, सीधी रेखा जो इस प्रकार से होता है ना, एक सीधी रेखा बनता था इसमें, ठीक है। तो एक सीधी रेखा बनता था जब हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो संख्या है 2 है, तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे जो एक ग्राफ बनेगा वो हमारा 2 ठो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, है ना, लीनियर इक्वेशन in two variables represents pair of straight line, pair of straight line, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो अलग अलग 3 संभावित केस हो सकता है। सपोज करो 2 स्ट्रेट लाइन है आपके पास, तो उसके कितने अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकता है, या तो दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, या तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, है ना, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, या फिर दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, या तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक होगा, है ना, इसी के ऊपर दूसरा लाइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं समझना पहले, तो इस टाइप का जो लाइन होता है उसका क्या नाम है, इस टाइप का लाइन जो होता है इसका क्या नाम है, और इसका क्या नाम है। अगर दोनों लाइन आपस में कट करता है तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर दोनों लाइन आपस में कट नहीं करता है कहीं पे तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। और इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, है ना, ये कोइंसिडेंट कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। तो अब बात आती है कि सर इंटरसेक्ट कब करेगा, पैरेलल कब होगा, कोइंसिडेंट कब करेगा। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, किसके हेल्प से, तो समझिएगा। हमारे पास जो इक्वेशंस था वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो हम इसके हेल्प से बता सकता हूँ, ये रेशियो के हेल्प से, ये रेशियो के हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि कब इंटरसेक्ट करेगा, कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट में क्या होता है कि अगर मैं a1/a2 निकालूं और b1/b2 निकालूं, अगर ये दोनों का रेशियो बराबर नहीं आया तब समझ लेना कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर आ जाए लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आता है, माने कि ये रेशियो फर्स्ट 2 रेशियो बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, तो उस केस में पैरेलल लाइन्स होता है। और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा कि सारे रेशियो बराबर हो जाएंगे, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। तो इस केस में हमारा जो लाइन बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिया था पेयर ऑफ, है ना, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऑफ 2 वेरिएबल। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लिया x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि A1 क्या चीज़ है, A2 क्या चीज़ है, B1 क्या चीज़ है और B2 क्या चीज़ है ना, और C1 C2 क्या है यहाँ पे। तो A1 का जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू x का कोफिशिएंट यहाँ से 3 है, B1 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू 6 है, कांस्टेंट टर्म C1 5 है और ये 9 है ना। तो आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ कि ये दोनों लाइन जो इक्वेशन है इसके जो लाइन जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा सो समझिएगा। मैं सबसे पहले रेशियो निकालता हूँ। A1/A2 का वैल्यू 1/3 आया, ठीक है, और B1/B2 का वैल्यू जो आया वो आया 2/6, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये भी 1/3 आ गया, और C1/C2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 5/9 के बराबर आया। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो A1/A2 का वैल्यू है और B1/B2 का वैल्यू है दोनों सेम है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में हमारा कौन सा केस गया, इस केस में जो लाइन जो होता है आपस में पैरेलल होता है, लाइन्स आर पैरेलल होगा, माने इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो किसका होगा, पैरेलल लाइंस का होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आगे हम लोग जानेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन और पहले जिसमें बेसिक बातें हैं उसको जान लेंगे, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन अगर आपके सामने लूँ, जैसे सपोज करो x + 5y + 10 = 0 और 2x + 10y + 20 = 0। तो मैं जल्दी से A1/A2 निकाल लेता हूँ, B1/B2 निकाल लेता हूँ, C1/C2 निकाल लेता हूँ। तो A1/A2 की बात करेंगे बच्चों तो ये इसके बगल में 1 है तो 1/2 हो गया। B1/B2 की बात करूँगा तो 5/10 है, और इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी 1/2 आएगा। और C1/C2 की बात करूँ तो 10/20 है, इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा। मतलब कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि A1/A2 का जो रेशियो है वही B1/B2 का रेशियो है और वही C1/C2 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर है, और तीनों में आपस में बराबर होने के वजह से ये जो दोनों लाइन का जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा पैरेलल कोइंसिडेंट। क्या होगा, कोइंसिडेंट, मतलब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो कोइंसिडेंट लाइंस होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ एक लाइन का जिसमें हम लोग को ये इंटरसेक्टिंग वाला हो जाए, ठीक है। x मान लो ये 2x + 3y + 4 = 0 ले लिया, और 3x + 9y + 5 = 0 ले लिया, ठीक है। तो मैं जल्दी से बता सकता हूँ कि A1/A2 का वैल्यू कितना होगा, 2/3, B1/B2 का वैल्यू कितना होगा, 3/9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा, और C1/C2 का वैल्यू जो होगा 4/5 होगा। तो ये देख पा रहे होंगे कि जो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, माने कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जानना कि कब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कब दो लाइन पैरेलल होगा, कब दो लाइन कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन। कोई भी दो लाइन का ओरिएंटेशन ये 3 टाइप से ही हो सकता है, या तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, या तो दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट करे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन आपका ये वाला है कि जो A1/A2 का रेशियो है वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। कोइंसिडेंट लाइन की क्या तरीका है जानने का, तो इसमें रेशियो जो होगा वो तीनों इक्वल होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2, तो इसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब इसका आता है आगे जो हम लोग को जानने वाले हैं,
कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग हर बार सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मैथ में सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉल्यूशन का मतलब हम लोग हल करते हैं, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हल का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं एक सिंगल लीनियर इक्वेशन लेता हूँ x + y = 5, सिंपल। ये हमारा 9 क्लास में जो पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन का बात करूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे x और y के दो ऐसे वैल्यू लेने हैं कि जोड़ करके 5 आना चाहिए। तो सर अगर मैं x का वैल्यू 3 ले लूँ और y का वैल्यू 2 ले लूँ तो ये ऐड करने से तो 5 आ जाएगा, तो बिल्कुल आएगा। x का वैल्यू 1 ले लूँ, y का वैल्यू 4 ले लूँ तो ये भी दोनों ऐड करने पर 5 आ जाएगा, तो ये दोनों सोल्यूशन होगा, तो बिल्कुल होगा। अगर मैं इसको x ले लूँ, x का वैल्यू 2 ले लूँ और y का वैल्यू 4 ले लूँ तो ये ऐड करने से 5 नहीं आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट अ सॉल्यूशन। और ये दोनों हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन समझेंगे। माने कि x और y के ऐसे वैल्यू है ना, x एंड y का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब जितने सारे पॉसिबल x और y के वैल्यू हो सकते हैं वो सारे जो दो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो कहलाता है सॉल्यूशन। अब तो सर इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इस टाइप से जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका जो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब एक इक्वेशन होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। माने x और y का आप बहुत ऐसे ऐसे वैल्यू ले सकते हैं जिसको ऐड करने से 5 आ जाए। जैसे अगर मैं मान लूँ x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ तो दोनों को ऐड करूँगा, -1 + 6 तो ये भी 5 होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे अनंत वैल्यू ले सकते हैं, और वो सारे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको कहेंगे सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब बात जो है हमारे पास, हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक इक्वेशन रहेगा तो समझ में आया, लेकिन पेयर ऑफ रहा तब क्या करेंगे। जैसे अगर मान लो मेरे पास x + y = 5 है और x + 2y = सपोज करो कि मैं इसको 10 ले लूँ। ठीक है, 10 ले लूँ तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक इक्वेशन 1 लिया, एक इक्वेशन 2 लिया। अब मैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जानना चाह रहा हूँ, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, है ना। अभी मैंने क्या बोला कि एक इंडिविजुअल अगर लाइन की बात करें, माने एक इंडिविजुअल इक्वेशन की बात करें तो ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सर इसका भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो बिल्कुल होगा, ये भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उनमें से जो कॉमन होगा, दोनों में से जो कॉमन होंगे, है ना, हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन इस लाइन में भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो, जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमारा कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब हम x और y का ऐसा मान पता लगाएंगे जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर दे एज वेल एज इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे, तब हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर इसका हम सॉल्यूशन जानना चाहें कैसे निकालेंगे वो तो अलग मैटर है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जैसे अगर मैं इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। और अगर मैं इसका निकालूंगा सेकेंड वाले का तो इसका भी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। उनमें से जो हमारा कॉमन निकल के आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे कि अगर मैं हिट एंड ट्रायल करूं, जैसे मैं एक ले लेता हूं
x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहला इक्वेशन को बैठा के देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, तो 5 बराबर 5 आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 और 5। क्या दूसरे इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 रखने पर क्या सेटिस्फाई कर रहा है दोनों पक्ष को? तो देख लेता हूँ, x की जगह 0, 2 इंटू 5 और इधर है हमारा 10, तो 10 बराबर 10 मैंने दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये वाला सॉल्यूशन निकल के आया वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। क्या सर इसके और सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो और सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन होंगे वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? कुछ देर पहले चेक कर रहे थे कि अब यहाँ पे बात आती है कि एक लाइन माने 2 लाइन का कितने अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले बता रखा था इसके बारे में, ये रहा इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब ध्यान रखना है बच्चों कि अगर 2 लाइन आपस में एक जगह पे कट करता है तो एक जगह पे कट कब करेगा, मैंने इंटरसेक्ट कब करेगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जितने जगह पे कट करेगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो ओनली वन सॉल्यूशन को कहते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम होता है उसका? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हमारा लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट कब करेगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। और पैरेलल लाइंस कब कहेंगे, तो पैरेलल लाइंस में मतलब एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि इस वक्त जो सॉल्यूशन होगा वो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कॉमन, माने कि 9 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दोनों तो आपस में इंटरसेक्ट कर गया, माने बहुत जगह पे कट किया है। तो इसका मतलब कि इस केस में हमारा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो एक बात आपको तो समझ में आ गया होगा कि अगर 2 लाइन आपस में जितने जगह पे कट करेंगे उतने सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह पे कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और पैरेलल लाइन एक भी जगह पे कट नहीं कर रहा है तो 9 सॉल्यूशन हुआ, और कोइंसिडेंट लाइन इन्फिनाइट जगह पे कट कर रहा है इसलिए उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये केस में हम लोग को 2 चीज़ समझ में आया कि अगर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, सबसे पहली बात कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मैं ये समझ में आया कि इक्वेशन 1 भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन हमारा कुछ इस प्रकार से है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस, और ये एक के ऊपर एक आ गया तो उसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कब करता है, इंटरसेक्ट तभी करता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। पैरेलल कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट c1/c2। और ये कोइंसिडेंट कब करेगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इस केस में जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा इसमें ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, और जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में हमको मिलेगा 9 सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इस केस में मिलेगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके। अब बात आती है एक वर्ड कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत, और इसको कहते हैं असंगत। वैसे भी ये वर्ड संगत का मतलब क्या हुआ, साथ साथ, असंगत का मतलब अलग अलग। तो साथ दोनों लाइन हमारा कब कब होता है, साथ तो एक इस केस में दिख रहा है और एक इस केस में, मतलब साथ दिख रहा है, 2 ही केस में दिख रहा है। तो 2 केस में हमारा लाइन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट कब होगा, एक केस जब हमारा
इंटरसेक्टिंग होगा लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में, और दूसरा हमारा कोइंसिडेंट के केस में, है ना। और अगर वो पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये भी हुआ कि जिसका सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन, हैविंग सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। काटेगा नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ? काटेगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। एक जगह काटेगा तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, बहुत जगह काटेगा तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहलाता था। ये जो बात मैंने बताया ये चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब कि देखिए, अब तो हम लोग हिट एंड ट्रायल तो नहीं करेंगे, वैल्यू रख करके तो हम इतना समय तो नहीं लगा सकते ना कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे मेथड सीखेंगे कि क्या क्या है मेथड सॉल्व करने का। तो इसमें दो मेथड होता है। एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड माने ग्राफ के जरिए से हम कैसे सॉल्यूशन पता लगाएंगे, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो दो मेथड हम लोग सीखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट क्लास में आपकी चर्चा होगी, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक में भी तीन तरीका होता है सॉल्व करने का। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा जो होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग मेथड है सॉल्यूशन को फाइंड करने के, तीनों के अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, और आई होप कि ये चीज़ जो मैंने समझाया आज आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप देखिए, अच्छे से समझिए। जहाँ कोई दिक्कत है कमेंट पे आप कमेंट कीजिए कि यहाँ इस पोर्शन पे दिक्कत है सर, एक बार फिर से इसको बताया जाए, या फिर जो भी दिक्कत हो उसको बताइए, मैं इसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके हम सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, फिर हम लोग अलजेब्रिक में काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।